विटामिन B12 जो है ये एनिमल डाइट से या प्रोटीन डाइट से आता है। वेजिटेरियन डाइट्स में नहीं होता। ये वेजिटेरियन डाइट में बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में नहीं होता, बहुत ही मिनिमल होता है। आप जितने भी वीगन फूड है या वेजिटेरियन है, वेजिटेबल्स वगैरह से बहुत ज़्यादा हमें नहीं मिलता। पेशेंट्स हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट्स हैं या जो कि एक पर्टिकुलर दवाई है मेटफॉर्मिन है उस पे है काफ़ी लंबे समय से, या वीगन्स हैं, प्रेग्नेंट विमेन हैं, या फिर पेशेंट्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म से लंबे समय से जिनके पेट की आंतों की प्रॉब्लम है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। तो इन बहुत सारे सब ग्रुप्स में B12 डेफिशिएंसी बहुत ही कॉमन है। हमारी बॉडी में मेजर क्या ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्या ऐसे साइंस देखने को मिलते हैं कि व्यक्ति पहचान पाए कि अच्छा मेरी बॉडी में B12 की कमी हो रही है? थकान होना, मन ना लगना, उदासी, डिप्रेशन होना, मेमोरी कम हो जाना, है ना, याददाश्त हमारे को उतनी नहीं चीज़ें याद रह रही हैं, हम रोज़ कुछ ना कुछ, सूनापन आना, झंझनाहट, ऐसे चींटी चल रही है उस तरीके की सेंसेशन, स्लीप में डिस्टर्बेंसेस होना, मेमोरी लॉस भी हो सकता है और बैलेंस डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं रेयरली। मेजर ऐसे टेस्ट है जिनको अगर व्यक्ति करवा लेता है साल में 1 बार या 2 बार तो उनको पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी में B12 के लेवल्स कैसे हैं, ठीक है या नहीं है? सिंपल खून जांच होती है ठीक है। विटामिन B12 के लेवल के लिए। क्या रेंज होती है लाइक विटामिन B12 डेफिशिएंसीज अगर हो रही हैं तो? रेंज बहुत वाइड है इसमें। ठीक सो यूजुअली बिकॉज 200 से नीचे जाएगा तो हम कहेंगे डेफिशिएंसी। वेजिटेरियन डाइट लेते हुए ऐसा क्या दूसरा तरीका है कि वो अपनी B12 की जो डेफिशिएंसी है उसको कम कर पाएं, फुलफिल कर पाएं? B12 जो हमारे को बेसिक अगर मात्रा में चाहिए तो 3 to 5 माइक्रोग्राम चाहिए। अच्छा। इट इज़ अ वेरी लिटिल अमाउंट, बहुत ही थोड़ा अमाउंट है ना। और जनरली अगर हम कोई भी बेसिक आपका B कॉम्प्लेक्स आता है जो जेनरिक भी आते हैं उन सब में 3 से 5 mcg तो होता ही है। एक तो वो तरीका है कि आप बेसिक सा कोई भी B कॉम्प्लेक्स आप लेते रहे। दूसरा तरीका ये है कि ऐसी क्या चीजें जो अपनी डे टू डे लाइफ में हम खा रहे हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं, स्पेशली विटामिन B12? हम रिफाइंड फ्लावर या मैदे से बनी हुई चीज़ें खा रहे हैं और उसके साथ में हमारा सब्जियां का सेवन नहीं है। ओके। और जो बेसिक हमारे जो हम लोग का पुराना एक तरीका है इंडिया में कि अपने रोटी के साथ सब्जी खानी है और सब्जी अच्छे तरीके से खानी है या सैलड्स खानी है, अगर आप वो नहीं ले रहे हैं तो आपका विटामिन B12 लेवल सो B12 जाके बॉडी में जमा हो जाता है और जैसे एक रिजर्व बैंक में आपने जमा कर दिया फिर वो धीरे धीरे बॉडी उसको यूटिलाइज कर देती है। तो कितने टाइम तक के लिए जमा रहता है वो? सो 2 साल 3 साल तक जमा रहते हैं रिजर्व्स, अगर आप एक बार उनको फिल कर दो। तो इंजेक्शन की अगर हम बात करें, अगर किसी ने एक बार इंजेक्शन लगवाना है तो उसकी क्या कॉस्टिंग होती है, कितने टाइम तक के लिए सस्टेनेबल रहता है? वो 17, 18, 19 रुपए के होते हैं। Okay. और बेसिकली आपका उसको अगर हम ऑल्टरनेट डे 5 इंजेक्शन दे दें तो दैट शुड लास्ट फॉर अराउंड 6 months to 1 year। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी लाइव। तो आज एनबीटी लाइव के इस पॉडकास्ट सेशन में हम बात करने वाले हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पर। अगर आपने हमारा एक प्रीवियस एपिसोड देखा हो तो उसमें हमने बहुत सारी डेफिशिएंसीज को कवर किया था, जहां पर हमने विटामिन B12, विटामिन D, जिंक, आयरन सबके बारे में डिस्कशन किया था। लेकिन आज का जो सेशन है उसमें हम स्पेशली बात करने वाले हैं विटामिन B12 की कमी पर। क्या ऐसे शरीर में हमारे सिम्टम्स दिखते हैं, लक्षण दिखते हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि शरीर में विटामिन B12 की कमी हो रही है और इसको कैसे पूरा किया जा सकता है? ट्रीटमेंट ऑप्शन पर भी हम बात करेंगे, सप्लीमेंट्स पर हम बात करेंगे, इंजेक्शंस पर भी आज हम बात करने वाले हैं, तो सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। आज हमारे साथ इस सेशन में जो गेस्ट मौजूद हैं वो बहुत ही स्पेशलाइज्ड और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड न्यूरोलॉजिस्ट हैं। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर श्वेता सिंगला की। हेलो डॉक्टर, वेलकम टू एनबीटी लाइव। थैंक यू सो मच वर्षा। डॉक्टर, जैसे मैंने बताया कि आज के हमारे इस एपिसोड में जो हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पर, वो है B12 की डेफिशिएंसी। राइट। तो अगर आप देखेंगे इंडिया में ये सबसे कॉमन डेफिशिएंसीज में से एक माना जाता है। आई थिंक अगर आप 3 में से एक इंसान से पूछोगे तो उसमें कहीं ना कहीं B12 की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी। राइट। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ही रहेगा कि अगर हम B12 के काम की बात करें कि क्यों हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्या फंक्शन करता है हमारी बॉडी में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए B12 एक बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है और विटामिन्स क्या करते हैं उससे दे आर जो विटामिन्स दे आर पार्ट ऑफ अ
a lot of things that the body does. अब उनका बहुत सारे प्रकार से काम होता है, जैसे कि नर्व्स में नसें हैं या जो ब्रेन के जो हमारे फाइबर्स हैं जिसको हम नर्व्स बोलते हैं, उसके ऊपर एक माइलिन शीट बनती है, उसके फॉर्मेशन में बनता है। हीमोग्लोबिन जो होता है जो कि आरबीसी के अंदर, तो उसमें उसका एक महत्वपूर्ण रोल रहता है आरबीसी फॉर्मुलेशंस में। डीएनए सिंथेसिस, डीएनए अगर आप समझते हैं तो हमारा जो जेनेटिक कोड है ना, अनुवांशिक कोड है, वो डीएनए हमारे सेल के अंदर रहता है, जो हमारे को एक तरीके से बोले हमारी प्रोग्रामिंग है ना, हम सबकी एक बेसिकली कोडिंग है। तो वहाँ पे डीएनए सिंथेसिस में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसी प्रकार से आपका मसल हेल्थ में, नर्व हेल्थ में, ब्रेन हेल्थ में, और यही नहीं, कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट की आर्टरीज और जो ब्रेन की आर्टरीज हैं उसकी हेल्थ मेंटेन करने में भी B12 का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है। ओके। सो ओवरऑल B12 के बिना हमारी फंक्शनिंग या फिर जो हमारे जीवनचर्या की जो क्वालिटी है, जो लाइफ की जो क्वालिटी है, वो बहुत कम हो जाती है। तो उसका एक रेगुलर तौर पे हमारे खाने में होना या हमारे डाइट में होना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, सो डॉक्टर अभिजा, आपने बहुत अच्छे से आई थिंक एक्सप्लेन किया कि जो विटामिन B12 होता है हमारी बॉडी में कैसे काम करता है और किन ऑर्गन्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिसमें ब्रेन की आपने बात की, आपने हार्ट के बारे में बात की। आई थिंक बॉडी के हर एक ऑर्गन के लिए कहीं ना कहीं इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जी। तो अगर मैं बात करूं कि फॉर एग्जांपल अगर किसी की बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है, तो हमारी बॉडी में मेजर क्या ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्या ऐसे साइंस देखने को मिलते हैं कि व्यक्ति पहचान पाए कि अच्छा मेरी बॉडी में B12 की कमी हो रही है? एक्चुअली बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो हमारे को इंडिकेट कर सकते हैं या संकेत दे सकते हैं कि भाई B12 शायद कम है। जैसे कि शरीर में थकान होना, ये कुछ नॉन स्पेसिफिक भी है, जो जनरल सिम्टम्स हैं, थकान होना, मन ना लगना, उदासी, डिप्रेशन होना, मेमोरी कम हो जाना, है ना, यादाश्त हमारे को उतनी नहीं चीज़ें याद रह रही हैं, हम रोज़ कुछ ना कुछ भूल जा रहे हैं। देन बेसिकली नसों में सनसनाहट होना, झंझनाहट, पैरों में टिंगलिंग, पिंस एंड निडल्स बोलते हैं, जैसे ग्लव एंड स्टॉकिंग डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब पंजे और हाथों पे, तो उसमें भी कई बार सूनापन आना, झंझनाहट, ऐसे चींटी चल रही है, उस तरीके की सेंसेशंस। स्लीप में डिस्टर्बेंसेस होना, है ना, और कई बार बेसिकली बिकॉज ब्रेन फंक्शनिंग में नहीं होती तो मेमोरी लॉस भी हो सकता है और बैलेंस डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। रेयरली बैलेंस की प्रॉब्लम भी हो सकती है कुछ पेशेंट्स में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से। ये कॉमन लक्षण है जो हमें बताते हैं कि इसको हमें शायद चेक कर लेना चाहिए B12 डेफिशिएंसी से। और बहुत सारे पेशेंट्स जो है प्रीडिस्पोज्ड भी होते हैं, जैसे कि कुछ पेशेंट्स हैं जो कि डायबिटिक पेशेंट्स हैं, या जो कि एक पर्टिकुलर दवाई है मेटफॉर्मिन है, उस पे है काफ़ी लंबे समय से, या वीगन्स हैं, या प्रेग्नेंट विमेन हैं, या फिर पेशेंट्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म से, लंबे समय से जिनके पेट की आंतों की प्रॉब्लम है, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता, या फिर जैसे कुछ बीमारियां रहती है, सीलिएक डिजीजेस, जहाँ पे कि पेशेंट को क्रॉनिकली या लंबे समय से मैल एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम्स रहती है। तो इन बहुत सारे सब ग्रुप्स में B12 डेफिशिएंसी बहुत ही कॉमन है। सो डॉक्टर, जैसे अभी आपने बहुत सारे ग्रुप्स बताए और बहुत सारे सिम्टम्स भी बताए, तो जितने भी आपने लक्षण बताए हैं, सारे लक्षण एक साथ देखने को मिलते हैं, या कभी फॉर एग्जांपल थकान ही हो रही है सिर्फ, या सिर्फ सेंसेशंस हो रही हैं, या ब्रेन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, हमें सोने में दिक्कत हो रही है, अलग अलग दिखती हैं, एक साथ सारी चीजें दिखती हैं? सो बॉडी में ना सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, सारे पेशेंट अलग है। कई बार हम मैथ्स की तरह सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बॉडी को, है ना, और हमको लगता है कि ये चीज़ ऐसे होगी, ये चीज़ ऐसे होगी, तभी होगा, हम नियम बनाने की कोशिश करते हैं। सो बट वो उतने डेफिनेटिव नियम नहीं होते ये सारे। सो इसीलिए कुछ पेशेंट्स में हमें कुछ सिम्टम्स या लक्षण मिलेंगे और कुछ पेशेंट्स में हमें अलग लक्षण मिलेंगे। हाँ, ये कुछ चीज़ें जो हमें इंडिकेट करती है, ये संकेत देती हैं कि हाँ, ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो हमेशा हमारे पास एक होता है सस्पिशन, जहाँ पे भी भाई ठीक है, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये बीमारियां हो सकती हैं, इनका डिफरेंशियल है, मतलब ये हमारे एक्सपेक्टेड बीमारियां हो सकती है और इसको हमें इवैल्यूएट करना चाहिए। तो जो हम बात कर रहे हैं थकान की, मेमोरी लॉस की, बैलेंस के डिसऑर्डर्स की, पिंस एंड निडल्स की,
और बेसिकली कार्डियोवैस्कुलर अगर किसी की रिस्क है, हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक भी है, वहाँ भी हमें देखना पड़ेगा। जो लोग लंबे समय से डायबिटीज़ या मधुमेह जिस बीमारी को बोलते हैं उसके से पीड़ित हैं, उनके अंदर भी हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ओके। राइट, तो ये बेसिकली हमारे को सब ग्रुप एनालिसिस करना पड़ता है, और अगर कुछ लक्षण आ रहे हैं तब हम इस B12 डेफिशिएंसी को इवैल्यूएट कर सकते हैं। खून में जांच आराम से हो जाती है, कुछ ही घंटों में उसकी रिपोर्ट आ जाती है, तो बड़ा आसान तरीका है, इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ, उसको ठीक करने से बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। अच्छा। तो मेरे ख्याल से ये हमारे सब ग्रुप्स है। सो डॉक्टर, जैसे भी आपने एक्सप्लेन किया कि सब ग्रुप्स हैं और हर पेशेंट अलग होता है, हर किसी को अलग अलग तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। आपने ना बताया कि अगर कुछ टेस्ट हम करा लें तो हमारी बॉडी में पता चल जाता है कि B12 की कमी हो रही है या नहीं हो रही है। तो क्या मेजर ऐसे टेस्ट है जिनको अगर व्यक्ति करवा लेता है साल में 1 बार या 2 बार, तो उनको पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी में B12 के लेवल्स कैसे हैं, ठीक है या नहीं है? सिंपल खून जांच होती है ठीक है। विटामिन B12 के लेवल के लिए। आपको सिर्फ एक खून का एक सैंपल देना होता है लैब में, और यूजुअली वो ज़्यादातर हमारे को बता देता है कि आपके लेवल्स नॉर्मल रेंज में है या नहीं है, या उससे ज़्यादा है या कम है। तो ये तो बहुत ही सिंपल तरीका है, सिर्फ एक ब्लड सैंपल ही देना है आपको, ठीक है। और उससे हमारे को आपका लेवल पता चल जाएगा, और आगे के लिए हमारा एक प्लान ऑफ एक्शन बन जाएगा। सो नॉर्मल क्या रेंज होती है लाइक विटामिन B12 डेफिशिएंसीज So, अगर हो रही हैं तो? रेंज बहुत वाइड है इसमें, ठीक है। 200 से लेकर 900 पिकोग्राम पर ml। और बेसिकली जब हम चाहते हैं कि एक नॉर्मल फंक्शन रहे, तो हमें एक एवरेज 400, 500, 400 या 500 पिकोग्राम पर ml का लेवल हमें चाहिए होता है। ठीक सो है। यूजुअली बिकॉज 200 से नीचे जाएगा तो हम कहेंगे डेफिशिएंसी है, ओके। और कई बार अगर 100 से भी नीचे जा रहा है या 70 से भी नीचे जा रहा है तो हम उसको सिवियर डेफिशिएंसी में लेबल करेंगे। तो अच्छा, इसमें भी लेवल्स होते हैं, माइल्ड और सीवियर? हाँ जी, माइल्ड बेसिकली अगर आपका 200 और 140, और अगर 100 से नीचे है लेवल तो वो सीवियर डेफिशिएंसी में आएगा। सो अगर डॉक्टर फॉर एग्जांपल किसी की बॉडी में बहुत ज्यादा कमी हो रही है विटामिन B12 की, आपने मेंशन किया कि अगर 100 से कम हो जाए जी। तो क्या बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं? कितना डेंजरस हो सकता है? डेंजरस डायरेक्टली शायद लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा, लेकिन हाँ, आपकी जो रोज जीने की जो क्वालिटी है, डेली एक्टिविटीज जो आप कर रहे हैं, उसमें आपको एफिशिएंसी नहीं आएगी, आप अपना काम अच्छा से नहीं कर पाओगे, थके रहोगे, नींद की डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा भी आ सकती है, कम भी आ सकती है, मसल पेन रहेगा, नमनेस या सूनापन या झंझनाहट रहेगी हाथों और पैरों में, बेसिकली ब्रेन फंक्शन उतना अच्छा सा नहीं करेगा, डिप्रेशन या उदासी के लक्षण आ सकते हैं। तो जनरली एक छोटे से विटामिन की कमी से हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, और जनरली और अपना डाइट पे ध्यान रखने से या फिर अपने सप्लीमेंट्स लेने से और इसका लेवल बीच बीच में चेक करने से हम इन सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। ओके। सो डॉक्टर, जैसे हम शुरुआत से बात कर रहे हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाती है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, लेकिन अगर हम कॉज की बात करें कि ऐसे क्या मेजर कारण है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कमी होने लग जाती है? देखिए, कॉज जो रहेगा, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि विटामिन B12 जो है ये एनिमल डाइट से या प्रोटीन डाइट से आता है। वेजिटेरियन डाइट्स में नहीं होता? ये वेजिटेरियन डाइट में बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में नहीं होता, बहुत ही मिनिमल होता है। आप जितने भी वीगन फूड है या वेजिटेरियन है, वेजिटेबल्स वगैरह से बहुत ज़्यादा हमें नहीं मिलता। कुछ फर्मेंटेड फूड्स वगैरह है, वहाँ से फिर भी हमें थोड़ा बहुत, जैसे फर्मेंटेड यीस्ट वगैरह, बट देन अगेन क्या वो वेजिटेरियन डाइट में माने जाएं, तो वो दैट्स अ क्वेश्चन, दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। बट देन ज़्यादातर जो विटामिन B12 की जो सोर्सेज हैं वो आपके एनिमल प्रोटीन या एनिमल सोर्सेज हैं। So it could be dairy, it could be eggs, meat, lean meat जो है, रेड मटन, बेसिकली इन जगहों से ज़्यादा आता है। सो वीगन डाइट जो ले रहे हैं, और अगर हम अपने भारतवर्ष की बात करें तो हम लोग ज़्यादातर वेजिटेरियंस ही है, स्पेशली जो नॉर्दर्न इंडिया है, उत्तर भारत जो है वो ज़्यादातर वेजिटेरियन डाइट पे ही रहते हैं। एक तो ये हो गया बेसिकली डाइटरी, कि भाई आपके कल्चरल डाइटरी फिनोमिना है कि आपका जो कल्चर है वो वेजिटेरियन है ना। एक तो ये हो गया। फिर दूसरा हो गया, मान लीजिए आपके मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स है। मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स हो गए, जैसे कि कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, सीलिएक डिजीज हो गई, या फिर किसी को बहुत लंबे समय से गैस्ट्राइटिस या एसिडिटी की प्रॉब्लम है, या एसिडिटी की दवाइयाँ लंबे समय से खा रहे हैं,
जो कि एसिडिटी को सप्रेस करने के लिए होती है, जैसे हम पेंटोप्रोजोल, रेबिप्रोजोल, ओमेप्रोजोल, जो हम देखा जाएगा आजकल ओवर द काउंटर हो गया है। तो हर दूसरा इंसान कहीं ना कहीं एसिडिटी की घर में टैबलेट्स या गोलियां पड़ी रहती हैं, एंटासिड्स लेते हैं एंटासिड्स लेते हैं। सो दो प्रकार के होते हैं, H2 ब्लॉकर्स होते हैं, रेनेटिडीन जैसे कि बहुत पुरानी गोली है, और पेंटोप्रोजोल, और इसकी सिस्टर ड्रग्स होती है। तो जो लोग लंबे समय से ले रहे हैं, यहाँ पे भी डेफिशिएंसी होगी। कुछ हद तक जो हम लोग RO वाटर भी लेते हैं, जो हम सारे ले रहे हैं, बिकॉज उसकी वजह से भी आपके एसिडिटी सप्रेशन होता है, और उसमें भी आगे जाके कई बार मैल अब्जॉर्प्शन हो सकता है। फिर आगे की बात, कुछ पेशेंट्स जो कि आपके जैसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उसमें कुछ दवाइयाँ ऐसी चलती हैं जिसकी वजह से विटामिन B12 का अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, शरीर में या खाने में भी शायद जा रहा है, बट जैसे मेटफॉर्मिन करके एक दवाई है, वो भी आपका एब्जॉर्प्शन को थोड़ा सा हैम्पर करती है या रोकती है। तो ये मेन इश्यूज हैं। अगर फिर आगे बात करें जैसे कि अल्कोहल, जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनका हमेशा मैल अब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, उनके वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर रहे होते, स्पेशली वो लोग जो कि अल्कोहल के एडिक्शन के से पीड़ित हैं। तो वहाँ पे भी B12 डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है। सो ये सारे जो हमारे मेन कारण है जिसकी वजह से B12 डेफिशिएंसीज हम देखते हैं। इंडिया में अगर सबसे पहले कॉमन कारण माना जाए तो वो न्यूट्रिशनल ही है। अच्छा। बिकॉज न्यूट्रिशन हमारा वेजिटेरियन है। अगर हम नॉनवेज जो लेते भी हैं, जो अपने आप को नॉन वेजिटेरियंस भी बोलते हैं, ये नॉर्दर्न इंडिया फिनोमिना ज़्यादा है। अच्छा। राइट। तो वो लोग हफ्ते में एक बार या सप्ताह में एक बार या फिर महीने में 2 बार या कुछ रेयरली खाते हैं। राइट। दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न वर्ल्ड। बहुत वेस्टर्न वर्ल्ड से बहुत डिफरेंट है। अगर आप मेडिटेरेनियन डाइट देखें या यूरोपियन डाइट देखें, उसमें आप देखेंगे कि नॉनवेज उनकी जो खाने का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जो कि वो रोज ही ले रहे होते हैं। सो यहाँ पे डाइटरी डिफरेंसेस बहुत है हमारे और उनके बीच में। अच्छा। तो हम एज अ नेशन जो है विटामिन B12 डेफिशिएंट है। एक बल्कि हमारे ही सेंटर से एक स्टडी थी जहाँ पे हमने इवेल्युएट किया था कि प्रिवलेंस क्या है, और बेसिकली कुछ दिल्ली और हरियाणा के पेशेंट थे जिसका डेटा निकाला था, और उसमें हमने देखा था 47% पेशेंट्स जो थे उनको विटामिन B12 200 से नीचे आया था। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली नॉट 1/3, दिस इज 50%। एक और स्टडी है वडोदरा गुजरात से, उसमें 75% पेशेंट्स को विटामिन B12 200 से कम आया था। सो दीज आर पॉपुलेशन स्टडीज। पॉपुलेशन मतलब जनरल पॉपुलेशन में स्क्रीनिंग किया और आपने उसको देखा कि भाई B12 लेवल्स नॉर्मल लोगों में कितने आ रहे हैं। राइट। सो इट इज नॉट 1 into 3, इट इज 50% to 75%। अब अगर इसको देखें, अगर हम बात करें, इतना एक वाइड पॉपुलेशन है हमारा, इतना बड़ा पॉपुलेशन है जिसको B12 डेफिशिएंसी शायद है। तो अगर हम इसको करेक्ट करें तो हमारे लोगों की परफॉर्मेंस या हमारे जो पॉपुलेशन की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कितनी इंप्रूव हो सकती है। एग्जैक्टली। ट्रिमेंडस, बहुत ज्यादा है। I mean, बहुत शॉकिंग डेटा है ये। और जैसे आपने मेंशन किए जितने सिम्टम्स आपने बताए थे ना कि सेंसेशंस होते हैं या नींद नहीं आती है, मुझे लगता है कि हर दूसरा व्यक्ति यही फेस कर रहा है, और हम इतने ज्यादा यूज टू हो गए उस चीज के लिए कि हम कभी जाकर टेस्ट भी नहीं करवाते कि ठीक है दिस इज वेरी नॉर्मल, सबको होता है। लेकिन डॉक्टर, अभी जैसे आपने डाइट की बात की कि हमारे इंडिया में वेजिटेरियन डाइट्स पे ज्यादा लोग डिपेंडेंट रहते हैं क्योंकि हमारा वेजिटेशन बहुत अच्छा है। वी आर वेरी लकी दैट वी हैव सो मच वेजिटेशन इन इंडिया। लेकिन अगर हम बात करें जो लोग वेजिटेरियंस हैं, अब मान लो जैसे उनमें B12 की कमी हो गई है, आपने जैसे मेंशन किया, तो वो कैसे उसको पूरा कर सकते हैं? क्या कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स हैं, क्योंकि वो नॉनवेज तो खा नहीं सकते, तो वेजिटेरियन डाइट लेते हुए ऐसा क्या दूसरा तरीका है कि वो अपनी B12 की जो डेफिशिएंसी है उसको कम कर पाए, फुलफिल कर पाए? जी बिल्कुल। कुछ जनरल देखिए, B12 जो हमारे को बेसिक अगर मात्रा में चाहिए तो 3 to 5 माइक्रोग्राम चाहिए। इट इज अ वेरी लिटिल अमाउंट, बहुत ही थोड़ा अमाउंट है ना। और जनरली अगर हम कोई भी बेसिक आपका B कॉम्प्लेक्स आता है, जो जेनेरिक भी आते हैं, उन सब में 3 से 5 mcg तो होता ही है। एक तो वो तरीका है कि आप बेसिक सा कोई भी B कॉम्प्लेक्स आप लेते रहे। दूसरा तरीका ये है कि आप फोर्टिफाइड फूड्स ले। फोर्टिफाइड फूड्स जैसे कि फोर्टिफाइड सीरियल्स है ना, और या फिर फोर्टिफाइड मिल्क्स, बिकॉज एनिमल B12 एनिमल प्रोटीन से मिलता है। सो या फिर फर्मेंटेड जीस्ट प्रोडक्ट्स ले। बट देन
वो सारी चीजें शायद इतनी कॉमनली हमारे पास अवेलेबल नहीं नहीं है, है। है ना। और अभी कोई प्रोग्राम्स B12 डेफिशिएंसी को पूरित करने के लिए है भी नहीं, नेशनल प्रोग्राम, है ना। तो बेसिकली अगर तो आप लैक्टो वेजिटेरियन है या एगिटेरियन है या एग ले लेते हैं, तो वो आप डेली बेस में आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी डाइट में। और अदरवाइज जो है आप बेसिक सा कोई बी कॉम्प्लेक्स भी जैसे लेते हैं, कोई भी बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन जेनरिक भी, उसमें से भी आपको मिल सकता है ओके। जनरली। सो इसके लिए जैसे कैप्सूल्स वगैरह ज्यादा आते हैं या फिर कुछ ऐसे पाउडर्स, जैसे प्रोटीन पाउडर्स होते हैं वैसे कुछ पाउडर्स भी अवेलेबल रहते हैं? सो प्रोटीन सप्लीमेंट्स नहीं हम रेकमेंड करते हैं। So, बहुत सस्ते कैप्सूल्स, टैबलेट्स, सिरप्स बच्चों के लिए, और अगर किसी की सीवियर डेफिशिएंसीज हैं तो उनके लिए इंजेक्टेबल्स आते हैं। सो वो आराम से बिल्कुल OTC है, ओवर द काउंटर है, कैप्सूल्स और टैबलेट्स और सिरप्स। इंजेक्टेबल्स के लिए प्रेस्क्रिप्शन चाहिए होता है, बट बेसिक कैप्सूल्स जो जनरल सप्लीमेंट आते हैं जो कि लोग लेते ही हैं, मल्टीविटामिन्स, उन सब में 3 से 5 mcg होता ही है। ओके। अब जी, कितने टाइम तक चलता है? सो अगर तो हम 3 से, क्योंकि हमारी डेली रिक्वायरमेंट 3 से 5 माइक्रोग्राम है, तो वो तो हम लॉन्ग टर्म में भी ले सकते हैं। कुछ सप्लीमेंट्स आते हैं जिनमें हायर डोजेज होती हैं, जिसमें 500 mcg या 1 mg होगा मिलीग्राम, या फिर 1.5 मिलीग्राम, वो हम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देते हैं। सो जनरल एक एब्जॉर्प्शन रेट होता है 1.2% जो होता है। अगर आपके पेट में एसिडिटी भी है, सब कुछ है, तो कुछ एब्जॉर्प्शन होता है आपका, एक मॉलिक्यूल होता है इंट्रिंसिक फैक्टर के थ्रू, जो कि B12 का साथ में कॉम्प्लेक्स बना के फिर लार्ज इंटेस्टाइन या इलियम में जाके एब्जॉर्ब कराता है। अगर वो नहीं भी है, हम मान लेते हैं किसी पेशेंट को मैल एब्जॉर्प्शन का भी प्रॉब्लम है, 1.2% ऑफ विटामिन B12 जो होता है वो पैसिवली एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में। सो उसके लिए अगर हम थोड़ा सा हाई डोज 500 mcg वाले या 1000 mcg वाले अगर हम सप्लीमेंट्स देते हैं कुछ समय के लिए, तो आपकी वो जो कमी है B12 की शरीर में वो पूरी हो जाती है। तो 2 से 4 हफ्ते इज मोर देन रिकमेंडेड टाइम। 2 हफ्ते से में भी हो जाता है, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी का मैल एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम है तो 4 हफ्ते, तो इतना लेने पे अगर आप हाई डोजेस लेंगे तो वो आपकी विटामिन B12 की कमी को आराम से पूरा कर देता है। उसके बाद आप मेंटेनेंस डोज पे या तो लो डोज विटामिन ले सकते हो डेली, या फिर हाई डोज वाले जो B12 के सप्लीमेंट्स है इंटरमिटेंटली ले सकते हो बीच बीच में। जैसे कि सप्ताह में एक बार ले लिया। सो वो भी सफिशिएंट रहता है मेंटेन करने के लिए। सो B12 जाके बॉडी में जमा हो जाता है, और जैसे एक रिजर्व बैंक में आपने जमा कर दिया, फिर वो धीरे धीरे बॉडी उसको यूटिलाइज कर देती है। तो कितने टाइम तक के लिए जमा रहता है वो? सो 2 साल 3 साल तक जमा रहते हैं रिजर्व्स, अगर आप एक बार उनको फिल कर दो। सो यूजुअली रिजर्व्स भी बहुत ज्यादा नहीं होते, अगर हम अमाउंट वाइज देखें तो बहुत ही कम होते हैं, है ना। 5 mg इन लिवर, सो दैट इज यूजुअली वेरी मच सफिशिएंट इतने समय के लिए। लेकिन उसका वही प्रोसेस जो है एब्जॉर्प्शन का, उसके लिवर तक पहुंचने के प्रोसेस में जो एक चीज बोलते हैं बायोअवेलेबिलिटी, आपने टैबलेट दी तो कितनी उस शरीर ने एब्जॉर्ब करी, उसके लिए हमारे को थोड़ी हाई डोज देनी पड़ती है। ताकि पैसिवली, क्योंकि ज्यादातर विटामिन B12 तो फिर गैस्ट्रिक GI ट्रैक्ट से आगे निकल जाता है, तो जितना हमारे को चाहिए उसको एब्जॉर्ब करने के लिए थोड़ा हाई डोज देना पड़ता है। बट इवन वो 5 mg भी 2 साल 1.5-2 साल निकाल देता है। सो डॉक्टर, अभी आपने ना काफी अच्छे से मेडिकेशन पार्ट को एक्सप्लेन कर दिया, अगर किसी की बॉडी में B12 की डेफिशिएंसी है वो कैसे पूरा कर सकता है। आपने ना इंजेक्शंस की भी बात की थी कि 2 तरीके हैं, इंजेक्शंस भी हैं और कैप्सूल्स भी हैं। तो इंजेक्शन की अगर हम बात करें, अगर किसी ने एक बार इंजेक्शन लगवाना है तो उसकी क्या कॉस्टिंग होती है, कितने टाइम तक के लिए सस्टेनेबल रहता है? सो अगेन जो इंजेक्शंस होते हैं उसमें 2-3 वैल्यूज अवेलेबल है। एक तो 500 mcg और एक 1000 mcg के स्ट्रेंथ में मिल जाते हैं। उसकी प्रिपरेशंस या फॉर्मुलेशंस भी कई बार डिफरेंट होती हैं। जो बेसिक जो फॉर्मुलेशन होती है, जो बिल्कुल जो कॉमन जो हमारे जेनरिक्स होते हैं, वो एक्सपेंसिव नहीं होते, वो 17, 18, 19 रुपए के होते हैं। और बेसिकली आपका उसको अगर हम ऑल्टरनेट डे 5 इंजेक्शन दे दें तो दैट शुड लास्ट फॉर अराउंड 6 months to 1 year। तो 5 इंजेक्शन अगर हम एक दिन छोड़ के दे देते हैं तो 5 इंजेक्शन देने हैं 10 दिन के अंदर, ठीक है, तो वो हमारा 6 महीने और साल भर के लिए सफिशिएंट है। और हाँ, बेसिकली कुछ और बेटर फॉर्मुलेशंस भी आई हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स कम है, वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, वो 100 रुपीज़ तक के आते हैं।
और वो मतलब सिरिंज प्री फिल्ड सिरिंजेस में आते हैं और वो तो इतने आराम से दिए जा सकते हैं, मतलब बेसिकली वो तो स्किन के अंदर जैसे इंसुलिन के इंजेक्शंस देते हैं उस तरीके के फॉर्मुलेशंस आई हैं कि आपने स्किन थोड़ा सा उठाया, पिक किया और उसी में दे दिया, सबक्यूटेनियस। सो दे आर इजी टू गिव। इट्स जनरली इंजेक्शंस हम उन्हीं लोगों में प्रेफर करते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हम ओरल टैबलेट्स देंगे लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो यहाँ पे हमें लगता है कि कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर है नहीं या लंबे समय से कोई पेट का इशू है जिसकी वजह से जो हमारा गैस्ट्रिक म्यूकोजा होता है, जो पेट की जो अंदर की लाइनिंग है वो एट्रोफिड हो गया या श्रिंक हो गया, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन हमारा उतना अच्छा से ओरल टैबलेट का होगा नहीं। या फिर बहुत ही सिवियर डेफिशिएंसीज हैं, जैसे मैंने बताया कि पेशेंट को बैलेंस का इशू आ रहा है, मेमोरी का आ रहा है, नर्व वीकनेस आ गया या न्यूरोपैथी हो गई है, वहाँ हम चाहते हैं कि जल्दी रिकवर करे। तो वहाँ हम इंजेक्टेबल जो प्रिपरेशंस होती हैं या फॉर्मुलेशंस होती हैं वो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ज़्यादातर लोगों में टैबलेट्स जो होती हैं या कैप्सूल्स होते हैं वो सफिशिएंट होते हैं। परफेक्ट। सो डॉक्टर, जैसे अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो सबसे ज्यादा किस एज ग्रुप में ऐसा भी कुछ होता है कि इस एज ग्रुप में ज्यादा B12 की कमी देखने को मिलती है, या उनकी कमी फिर कैसे पूरी होती है? एज ग्रुप में देखिए वैसे तो सारे ही एज ग्रुप में बेसिकली डिपेंड्स कि आपका डाइटरी पैटर्न क्या है। अच्छा। अब डाइटरी पैटर्न अगर आपका है जिसमें कि आप थोड़ा सा नॉनवेज ले रहे हैं और आपका मिल्क इनटेक है, एग इनटेक है, देन जितने भी जो भी एज होगी उसमें ये डेफिशिएंसी हो सकती है या नहीं हो सकती है आपके खाने पीने के हिसाब से। ठीक है। हाँ, लेकिन जो 60 ईयर्स से ऊपर हैं, जनरली जो एल्डरली लोग हैं, उनका थोड़ा सा डाइट इनटेक भी समय के साथ में थोड़ा सा कम हो जाता है। तो वहाँ या फिर मतलब आई हैव सीन की बीमारियां आ जाती हैं, डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं, वहाँ पे कई बार मैंने देखा है कि वहाँ विटामिन B12 की डिफिशियंसी या तो अनडिटेक्टेड रह जाती है, अनडायग्नोस्ड रह जाती है। बच्चों का तो फिर भी माँ बाप थोड़ा कभी कभी मल्टीविटामिन्स दे देते हैं, थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं। जब बड़े हो जाते हैं और उनका किसी को ध्यान देना होता है तो कई बार हम यही सोच के चलते हैं बड़े तो अपना ध्यान खुद ही रख लेंगे। एग्जैक्टली। जैसे जैसे लेकिन एज बढ़ती है 60 ईयर्स के बाद, वहाँ पे आपके पेट के जो डाइजेस्टिव इश्यूज, मेटाबॉलिज्म इश्यूज भी आ जाते हैं, वहाँ पे ये डेफिशिएंसीज थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। ओके, परफेक्ट। आई थिंक आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन किया डॉक्टर। हम शुरुआत से विटामिन B12 की डेफिशिएंसीज पे बात कर रहे हैं और आपने सिम्टम्स और कॉजेज़ को बहुत अच्छे से समझाया है। ट्रीटमेंट पार्ट पे भी हमने थोड़ा डिस्कशन किया। अब अगर मैं कुछ बात करूँ, फॉर एग्जांपल जैसे कुछ कैटेगरीज की अगर हम बात करें, जैसे स्पोर्ट्स मैन होते हैं, वो लोग बहुत, आपने पहले मेंशन किया था कि रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं RBCs के प्रोडक्शन में भी जो विटामिन B12 होता है वो काफ़ी ज़्यादा उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आई थिंक जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल होता है, बहुत इंजरीज भी होती हैं और RBC का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है वहाँ पर भी। तो जो स्पोर्ट्स में लोग हैं उनको ज़्यादा रिस्क, उनमें ज़्यादा कमी होती है B12 की देखी जाती है? अगेन इस बात को इसी तरीके से लेंगे कि उनका डाइटरी पैटर्न क्या है। अगर तो उनका डाइटरी पैटर्न में आपके एग्स हैं या नॉन वेजिटेरियन फूड है तो उनको उतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी नहीं आएगी। और जो उनकी डेली रिक्वायरमेंट है वो भी एक नॉर्मल आम इंसान की तरह ही है, नॉर्मल आम जो है ह्यूमन है उन्हीं की तरह स्पोर्ट्स लोगों को भी उतना ही क्वांटिटी चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। हाँ, बिकॉज जो जो लोग एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में होते हैं तो उनको अपना हीमोग्लोबिन मेंटेन करके रखना पड़ेगा, उनको अपना RBC काउंट मेंटेन करके रखना पड़ेगा। और जनरली उन लोगों में थोड़ा सा देखा गया कि थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा B12 हम दे सकते हैं सो दैट एंड्योरेंस स्पोर्ट्स वो लंबे समय करते रहें, ताकि B12 डिफिशिएंसी की वजह से उनकी परफॉर्मेंस ना खराब हो। सो जनरली, और B12 एक ऐसा विटामिन है जो कि आपके शरीर में टॉक्सिसिटी नहीं करता। कई बार जो रिपोर्ट आती है, पेशेंट कहते हैं हमारा 1000 हो गया, डॉक्टर साहब कुछ नुकसान तो नहीं होगा। सो 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। A, D, E and K ये सारे फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, राइट। सो ये जो होते हैं बॉडी में फैट सेल में डिपॉजिट हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म में रहते हैं। B और C जो विटामिन होते हैं ये वाटर सॉल्युबल विटामिन है। सो वाटर सॉल्युबल विटामिन बॉडी में अगर एक्सेस हो भी जाता है तो वो यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और वो आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी नहीं करते। तो जनरली अगर कभी वो लोग एक्स्ट्रा ले भी लेंगे तो वो यूरिन के रास्ते से बाहर चला जाएगा,
वो टॉक्सिसिटी नहीं करेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग बहुत डर जाते हैं जब भी एक मान लीजिए कोई सप्लीमेंट्स पे चल रहा है और एकदम से कोई रिपोर्ट आती है। और आजकल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स बहुत ज्यादा प्रमोटेड भी है, होने लग गए हैं। तो एक कोई रिपोर्ट आती है तो कई बार पेशेंट्स घबराए हुए आते हैं कि इतनी रिपोर्ट आ गई, ये तो मेरे को नुकसान कर रहा है। सो जनरली डी अगर बहुत ज्यादा आएगा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम करेगा। बी अगर ज्यादा आ जाता है या B12 ज्यादा आ जाता है तो उससे डरने की बात नहीं है, आप अपना सप्लीमेंटेशन रोक दे कुछ समय के लिए। ठीक है डॉक्टर, अभी ना आपने रूटीन चेकअप की बात की, तो मुझे आपसे पूछना था, जैसे इंडिया में कुछ ऐसी डेफिशिएंसीज हैं बहुत कॉमनली देखने को मिलती है, जैसे जिस पे हम बात करें B12 हो गया, कैल्शियम हो गया, विटामिन डी हो गया, और भी बहुत सारे हैं। तो क्या कुछ ऐसे रूटीन चेकअप्स हैं जो साल में हमने 1 बार करा लिया, 2 बार करा लिया, ताकि हमें पता चल जाए हमारी बॉडी में किन न्यूट्रिशंस की कमी हो रही है और हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाए? न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट लगता है वो है, सबसे पहले हमें लगता है कि आयरन देखना है, स्पेशली विमेन पेशेंट में, है ना। फोलिक एसिड यूजुअली हम सप्लीमेंट ही कर देते हैं बिकॉज जांच थोड़ी महंगी रहती है, सप्लीमेंटेशन थोड़ा इकोनॉमिकल रहता है। B12 डेफिनेटली, और विटामिन D3, है ना। बेसिकली हम ये 3-4 चीज़ें देखते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि जनरल हेल्थ का, अगर सप्लीमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। अगर किसी और ये साल में एक बार भी करा लेंगे, एक जनरल जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिम्टम्स नहीं है, तो वो सफिशिएंट है, वो मोर देन इनफ है। हाँ, अगर कुछ और भी देखना है साथ में तो एक डायबिटीज, क्योंकि इंडियंस की जो प्रीडिस्पोजिशन है डायबिटीज की वजह लिए बहुत ज्यादा है, और दूसरा थायराइड फंक्शन। तो ये 2-3 चीजें अगर आप कर लेते हैं अपार्ट फ्रॉम CBC या लिवर फंक्शन या किडनी फंक्शन, तो वो जनरली सफिशिएंट होते हैं एनुअल चेकअप के लिए। और आजकल मैंने देखा डाइटरी पैटर्न्स, स्पेशली जो शहर है उसमें थोड़ा सा उतना अब उस हिसाब से, जैसे सब्जियां लेना हेल्दी नहीं रह गया। सब्जियां का जो मिलावट उसमें भी आने मिलावट भी आ रही है, कम खा रहे हैं। और बच्चे जो हैं, स्कूल के बच्चे, वो फास्ट फूड और जंक फूड में बहुत ज्यादा उसका प्रचलन हो गया। एग्जैक्टली। सो वो हम सबको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ठीक है, एक तो अवेलेबिलिटी की इश्यू आ गई, एक हो गया वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। जब हमारे पास चॉइसेस भी हैं और अवेलेबिलिटी भी है और रिसोर्सेज भी हैं, तब भी हम अपनी चॉइसेस ठीक करें, तो वो भी एक पर्सपेक्टिव हमारे को ध्यान देना पड़ेगा कि ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन बिना मतलब के डेफिशिएंट ना हो। एग्जैक्टली। डॉक्टर, ऐसा भी होता है फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट्स में कहीं हिस्ट्री है कि अगर उनको विटामिन B12 की कमी रही है, माँ हो गया या फादर हो गए, तो बच्चों में भी देखने पास ऑन होती है क्या ये? सो बेसिकली विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी अदरवाइज पास ऑन नहीं होती। हाँ, कुछ बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम्स है जो कि ऑटो इम्यून है, जहाँ पे कि आपकी एंटीबॉडीज अपने शरीर के अगेंस्ट बनती हैं। तो कुछ एक बीमारियां ऐसी होती है जैसे कि सीलिएक या ग्लूटेन सेंसिटिविटी या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर डेफिशिएंसी होती है। वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि एक फैमिली में देखी जा सकती है। इवन तो उनका डायरेक्ट जेनेटिक लिंक है या DNA लिंक है, वो थोड़ा सा अभी हम उतना अच्छे से नहीं बोल सकते, प्री डिस्पोजिशन रहता है, बट रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन दैट। परफेक्ट, रिसर्च चल ही रहा है। ठीक है डॉक्टर, हमने ना डाइट पे काफी ज्यादा फोकस किया और आपने बताया कि मेजर जो इसकी कमी होती है वो हमारी डाइटरी हैबिट्स की वजह से होती है, क्योंकि हम वेजिटेरियन डाइट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो फॉर एग्जांपल ये तो हमने बात की कि हम क्या नहीं खा रहे हैं, ऐसी क्या चीजें जो अपनी डे टू डे लाइफ में हम खा रहे हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज बहुत ज्यादा देखने को मिल रही हैं, स्पेशली विटामिन B12? सो अगर हम रिफाइंड फ्लावर या मैदे से बनी हुई चीजें खा रहे हैं और उसके साथ में हमारा सब्जियां का सेवन नहीं है, और जो बेसिक हमारे जो हम लोग का पुराना एक तरीका है इंडिया में कि अपने रोटी के साथ सब्जी खानी है और सब्जी अच्छे तरीके से खानी है या सैलड्स खानी है, अगर आप वो नहीं ले रहे हैं तो आपका विटामिन B12 लेवल कम हो सकता है। यंग जनरेशन में जो अल्कोहल का प्रचलन है ना, आजकल हम लोग थोड़ा वेस्टर्न वर्ड को कॉपी कर रहे हैं, तो उसमें भी अल्कोहल अगर कभी चलिए कभी ले तो अलग बात है, सोशल ड्रिंक के, बट जो लोग डेली रोजाना ले रहे हैं उनमें भी B12 विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है। जो लोग एसिडिटी की गोलियां डेली ले रहे हैं उनमें भी आपका B12 का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे प्रकार से नहीं होगा, उनमें भी B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो जनरली ये 3 चीजें हैं जो डाइट में हैम्पर करेगी विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन को। आपने ना शुरुआत में आई थिंक बीच में आपने मेंशन किया था कि अगर बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाती है
तो थायराइड डिस्फंक्शन भी देखने को मिलता है, वो ट्रिगर हो जाता है एक्चुअल में। तो अगर कहीं ऐसी सिचुएशन होती है, फॉर एग्जांपल अगर किसी की बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो रही है और जिसकी वजह से थायराइड डिस्फंक्शन भी हो रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या मेजर सिम्टम्स दिखते हैं और कैसे मैनेज करना चाहिए? सो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से डायरेक्टली थायराइड का बहुत ज़्यादा कोई कोरिलेशन नहीं है, और बेसिकली सिम्टम सेम हो सकते हैं, Okay. बट बिकॉज एक दोनों मतलब एक चीज जो है दूसरी चीज को बढ़ावा दे सकती है। तो B12 और थायराइड का डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है, बट हाँ एब्जॉर्प्शन के रेट इफेक्ट हो सकते हैं। सिम्टम्स कॉमन हो सकते हैं इनके, बिकॉज स्लगिशनेस, थकान, डिप्रेशन B12 डेफिशिएंसी में भी होता है और थायराइड डेफिशिएंसीज में। बल्कि काफी सारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो हम मेमोरी लॉस के और बैलेंस के डिसऑर्डर के और न्यूरोपैथी के बता रहे थे, वो हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम या थायराइड के जब TSH बढ़ जाता है उसकी वजह से भी हो सकती है, और B12 की कमी से भी हो सकती है। तो इनडायरेक्ट लिंक है, डायरेक्ट लिंक नहीं है इन दोनों का। तो बेसिकली सो डॉक्टर, जैसे अगर नर्व्स में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आपने ब्रेन का बताया कि ब्रेन में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है अगर हमारी बॉडी में B12 की कमी हो रही है, तो सीजर्स आते हैं जिन लोगों को, क्या वो भी विटामिन B12 की कमी की वजह से आते हैं? सीजर्स विटामिन B12 की कमी से नहीं आते हैं। ठीक है। हाँ, कुछ दवाइयाँ रहती हैं जो सीजर्स में दी जाती हैं। पुराने समय की जो दवाई दौरे की होती थी, एक फेनिटोइन, जिसकी वजह से B12 डेफिशिएंसी हो सकती है, सेकेंडरीली होती है, मतलब उसको दवाई देने के बावजूद होती है। बट विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से पर से सीजर नहीं आते हैं, डायरेक्टली नहीं आते हैं। डायरेक्टली नहीं आते हैं। तो किसकी कमी से होता है सीजर्स? सीजर्स एक्चुअली नींद पूरी ना होने से होगा, बहुत एक्सेसिव थकान से होगा। ब्रेन बेसिकली बहुत ज़्यादा थक जाए, नींद पूरी ना हो, फटीग हो, फीवर हो, कैफीन हो, कॉफ़ी जो है हाई डोजेस पे अगर ली जाए, अल्कोहल जो है वो ज़्यादा ले ली जाए, उन वजह से सीजर ज़्यादा आते हैं। यूजुअली सीजर ब्रेन की ओवर एक्टिविटी से आते हैं। ब्रेन में करंट की तरंगे होती हैं, नॉर्मल तरंगे जब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं या फिर बहुत सुपर एक्टिव हो जाती हैं, तब दौरा आता है। तो दौरा जो है बेसिकली अगर कोई भी हम ऐसी ड्रिंक लेते हैं या खाना लेते हैं जो स्टिमुलेटिंग है, यूजुअली कैफिनेटेड प्रोडक्ट या फिर आपके जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं, प्री वर्कआउट्स हैं जो आप जिम जाने से पहले लेते हैं, उनमें कैफीन होता है। वेट लॉस की जो दवाइयाँ कई बार लेते हैं लोग, उसमें भी कैफीनेट या स्टिमुलेंट्स होते हैं, उनकी वजह से आ सकता है। अल्कोहल की वजह से भी आते हैं। सो इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल, थोड़ा सा भी अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं जिसका परसेंटेज भी कम है, उसकी वजह से भी दौरा बन सकता है उन लोगों में जहाँ पे दौरे बनने का प्रीडिस्पोजिशन है। परफेक्ट। मतलब B12 की अगर कमी है तो उसकी वजह से कभी भी दौरे तो नहीं आते हैं, डायरेक्टली नहीं आते हैं। डायरेक्टली नहीं आएंगे। परफेक्ट। सो डॉक्टर, एट लास्ट अगर कुछ हम और ट्रीटमेंट पे बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बताया था कि अगर आप में B12 की कमी हो रही है तो आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, कैप्सूल्स ले सकते हैं, या फिर आप इंजेक्शंस ले सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने लगवा लिया है, कैप्सूल ले लिया है या मैंने इंजेक्शन लगवा लिया है, और आपने बताया था आई थिंक उसकी 6 महीने से 1 साल तक का भी शेल्फ लाइफ रहता है, तो उसके बाद मुझे दोबारा जरूरत पड़ती है ये कराने की? अगर अगेन ये मैंने जैसे बताया, डाइट कैसी आपकी, अगर तो डाइट पैटर्न सेम ही रहेगा, सेम तो ही वो है जो अगर तो आपने दिया वो तो उसी उतने ही देर काम करेगा, फिर दोबारा कराना हाँ। पड़ेगा। सो जनरली अगर आप वीगन हैं, आजकल वीगन डाइट भी लोग काफी फॉलो ट्रेंड पे करते हैं, या ग्लूटेन सेंसिटिव हैं, या एब्जॉर्प्शन का इशू है, तो आपका फिर डाइट से तो आ नहीं रहा, ये तो हमने बाहर से सब फोर्टिफिकेशन दिया था या सप्लीमेंट किया था, देन आफ्टर 6 months to 1 year फिर आपको सप्लीमेंट करना पड़ सकता है। और बेसिकली अगर आपका डाइट ठीक हो जा रहा है या फिर आपने डाइटरी चेंजेस कर रहे हैं, तब डेफिनेटली आपका B12 वैसे भी इम्प्रूव कर जाएगा। डॉक्टर, बेसिकली मोस्टली लोग बोलते हैं कि जो नॉनवेज डाइट्स होती हैं वो सबके लिए सूटेबल नहीं होती हैं, जिसकी वजह से कई बार कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, बॉडी में और भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, हर किसी के लिए सूटेबल नहीं होती हैं। तो लेकिन हम शुरुआत से बात करें कि B12 की जो कमी है वो सिर्फ नॉनवेज सोर्सेज है, अगर हम डाइट की बात करें तो उसी से फुलफिल हो सकती है। लेकिन अगर आपको एक जनरल डाइट पैटर्न अगर शेयर करना हो हमारी ऑडियंस के साथ, जो लोग वेजिटेरियंस हैं या जो नॉनवेज नहीं खाना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या आइडियल डाइट प्लान, एक डाइट सजेस्ट करेंगे? देखिए, उस डाइट में फिर हमें कुछ फोर्टिफाइड सीरियल्स डालने ही पड़ेंगे अगर हम B12 की कमी को पूरा करना चाहते हैं। हरी सब्जियों में फोलिक एसिड होता है, B12 उतने अच्छे अमाउंट में नहीं होता। अगर आप एग ले सकते हैं तो आप जरूर एग लें, एटलीस्ट एग वाइट लें। एग येलो अगर सब नहीं ले सकते, या एग येलो का कम रखें ताकि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ना बढ़े।
मिल्क में बहुत ज़्यादा B12 तो नहीं होता, बट हाँ, एक मिल्क भी मुझे लगता है एक डाइट है जो विटामिन की थोड़ी सी कमी को पूरा करता है। और B12 पर पॉइंट ऑफ व्यू से फिर फोर्टिफाइड सीरियल्स जो होंगे जहाँ पे B12 हैं, तो वो प्रोटीन पाउडर तो नहीं, बट हाँ फोर्टिफाइड सीरियल्स बेटर ऑप्शन रहेंगे। बट उनकी कमी है हमारे पास मार्केट में, अब इजीली अवेलेबल नहीं है। सो फिर हमारे को सप्लीमेंट्स पे बीच बीच में आना ही शायद पड़ेगा। मतलब अगर डाइटरी पैटर्न इसको करें, कुछ फर्मेंटेड फूड्स जो रहते हैं जो कि यीस्ट बेस्ड है, उनमें भी B12 थोड़ा बहुत कुछ अमाउंट में मिल जाएगा। हरी सब्जियों में होता है बहुत थोड़ा, बहुत बेसिक अमाउंट में, तो इसीलिए वहां से भी सफिशिएंटली नहीं आ पाता। ओके, गॉट इट। आई थिंक डॉक्टर ये सेशन बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल था। आपने B12 की कमी पे हर एक एस्पेक्ट पे बात की है, सिम्टम्स पे बात की, कॉजेस पे और ट्रीटमेंट पार्ट पे हमने बहुत इलेबोरेटिव एक डिस्कशन किया है जी। एट लास्ट कोई मैसेज आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगी ताकि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएं? अगर उनकी बॉडी में कोई भी डेफिशिएंसी है, किसी भी न्यूट्रिशन की कमी अगर वो देख रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो वो उसको फुलफिल कर पाएं। सबसे पहले जब हम डाइट की बात करते हैं, मुझे लगता है सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बैलेंस डाइट क्या है। बैलेंस आजकल के ज़माने में बिकॉज फास्ट लाइफस्टाइल हो गया है, सबको बहुत जल्दी जल्दी ऑफिस जाना है, बहुत जल्दी जल्दी काम करने हैं और बहुत मल्टीटास्किंग करनी है, शायद खाना प्रिपरेशन का या खाने का एंजॉय करने का समय नहीं रह गया। सो उसमें मेरे ख्याल से उसको शायद हफ्ते एक वीकली प्लान बना के उसके लिए थोड़ा सा समय दे के उसको हम एक तरीके से बनाएं जिसमें हमारे पास डेयरी भी हो, एक अच्छा अमाउंट सब्जियों का भी हो, रोज के 1 to 2 पोर्शंस फ्रूट्स के भी हों, और सीरियल्स रहें और दालें रहें। अगर हम ये करते हैं तो ज़्यादातर हमारे विटामिन इन बैलेंस डाइट से पूरे हो सकते हैं। जो लोग नॉनवेज लेते हैं डेफिनेटली वो एक स्मॉल पोर्शन नॉनवेज का ऑन द डेली बेसिस भी ले सकते हैं। हमारा डाइट वेस्टर्न वर्ल्ड से डिफरेंट है। आप अगर मेडिटेरेनियन देखेंगे, आप यूरोपियन देखेंगे, उसका जो डाइट है, इवन अफ्रीका या बाकी सारे भी देखेंगे, उन लोगों का हेविली प्रोटीन बेस्ड डाइट है। हमारा कुछ हिस्सों में है इंडिया में, आपका अगर ईस्टर्न इंडिया हो गया या सदर्न इंडिया हो गया, तो वहाँ पे नॉनवेज का इंटेक अच्छा है। लेकिन हमारा नॉर्दर्न इंडिया के लिए जो बेसिकली एक मेजर चैलेंज आता है, जहाँ पे हमको शायद सप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। अगर हम फिर भी बाकी सारी चीज़ें करते हैं तो मेजर डेफिशिएंसीज हमारी पूरी हो जाएंगी, डेयरी से और वेजिटेबल से और फ्रूट से। सीरियल्स इम्पॉर्टेंट है, एक लिमिट में इम्पॉर्टेंट है। रिफाइंड फ्लावर जो होता है मैदा, बेसिकली उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं होता है। सिमिलरली बड़ी सारी सब्जियां हम खाते हैं, जैसे कि आलू हो गए या पोटैटोज या स्टार्च बेस्ड वेजिटेबल्स हैं, हमें लेना है, बट उसकी भी क्वांटिटी हमें कम ही रखती है। सो बेसिकली एक बैलेंस्ड डाइट जब तक हम नहीं बनाएंगे, हमारा पूरा जो विटामिन्स हैं या कैल्शियम हो गया या विटामिन डी हो गया या फोलिक एसिड हो गया और या B12 भी रह गया या आयरन, वो सारी डेफिशिएंसीज पूरी नहीं रहेंगी और जनरली हमारे बॉडी में थकान या बाकी सारे सिम्टम्स ज़्यादा रहेंगे। परफेक्टली सेड। आई थिंक डॉक्टर आपने जो डाइट वाला पार्ट है वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और जो चीज़ें आपने भी मेंशन की कि प्रोटीन का इंटेक कितना होना चाहिए, कार्ब्स का कितना इंटेक होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल रहने वाला हमारी ऑडियंस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक यू सो मच फॉर सच एन इंसाइटफुल सेशन। थैंक यू सो मच वर्षा। आवर प्लेजर। आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब करें।